वो बीमारी जिसमें आज की नौजवान नस्ल की तकरीबन 80% बच्चियां जो है वो मुब्तला हैं। इस बीमारी का बहुत ज्यादा रुझान है इस नई नस्ल में। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये सिस्ट है जो ओवरीज में बन जाती हैं। लेडीज के जो मखसूस अमराज होते हैं उनमें से ये भी एक मर्ज है। कभी ये मर्ज बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज के लाइफस्टाइल ने जवान बच्चियों में ये मर्ज इतना बढ़ा दिया है कि 80-85% बच्चियां इसमें मुब्तला हैं। और परेशानी नहीं है कि ये मर्ज है और इसका इलाज होगा या नहीं होगा, यकीनन इसका इलाज होगा, क्योंकि जो मर्ज पैदा होता है उसका इलाज भी होता है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि इस मर्ज की वजह से अगली नस्लें जो है वो मुझे तबाही की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। मर्ज एक होता है और उसकी बाज का तबाही सिर्फ एक तरफा होती है या 1% के लिए होती है। बाज अमराज ऐसे होते हैं जो कई नस्लों को तबाह कर देते हैं। यकीनन PCOS भी एक ऐसा मर्ज है जो आने वाली नस्ल को भी तबाह करके रख देता है। जिसके साथ ये मसला है उसको तो होना ही होना है, तो दूसरी नस्ल भी इससे डिस्टर्ब होती है। याद रखिएगा कि PCOS बजाते खुद कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसकी वजह से होने वाली पेचीदगियां, कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा तंग करती हैं। आज की वीडियो में हम यही बहस करेंगे कि PCOS क्या है, सिस्ट क्या है, ये क्यों बनती है और इसकी अलामात क्या होती हैं, हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे तशखीस कर सकते हैं कि ये वाकई PCOS है और फिर इसका इलाज क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये ओवरियन फॉलिकल्स में बनने वाली सिस्ट है। यूं समझ लें कि ओवरीज के अंदर या बाहर जो है ना वो सिस्ट बन जाती है। सिस्ट सादी जुबान में यूं समझ लें, सिस्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ। सिस्ट को पानी वाली रसोली समझ लें आप, या इससे भी सादा जुबान में आप पानी की थैलियां समझ लें। ये बेसिकली एक मैस होती है। इस मैस के अंदर फ्लूइड जो है ना वो भर जाता है। जब फ्लूइड भर जाता है तो ये सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये सिस्ट ओवरीज के अंदर भी बन जाती है और ओवरीज के बाहर भी बन जाती है। और आजकल की नस्ल में तो ये बहुत ज्यादा मसला है। नई बिल्कुल जो टीन एज की बच्चियां हैं और उनका मोटापा जिनका खत्म नहीं होता, जो मर्जी कर लें, डाइट जितनी मर्जी कम कर लें, फास्टिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, और बहुत ज्यादा वो भूखा रह के कमजोर हो जाती हैं, लेकिन उनका मोटापा नहीं जाता, तो पसे पर्दा वजह सिस्ट होती है। इसी तरह से बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे कि जिनके एक्नी खत्म नहीं होते थे, बेशुमार ट्रीटमेंट्स करवा लिए, स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखा दिखा के लाखों फीसें भर ली, लेकिन इसके बावजूद उनकी एक्नी ना गए और उस एक्नी के पसे पर्दा ये सिस्ट ही थी। तो याद रखिएगा, सिस्ट की वजह से जो मसाइल बनते हैं, जो उलझनें बनती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस तब ही ठीक होते हैं जब हम इन सिस्ट का इलाज कर लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सिस्ट कैसे बनती है। तो याद रखिएगा कि ओवरियन फॉलिकल्स में से जब कोई फॉलिकल फटता है यानी टूटता है, तो उसमें से बैजा उनसा यानी एग, ओवा, ओवम निकल कर काजफ नाली यानी फेलोपियन ट्यूब की तरफ सफर शुरू कर देता है। ये जो इस एग का खोल यानी जो उस एग का, उसमें से एग तो निकल जाता है, वो तो मूव ऑन कर जाता है काजफियर जो है ना वो काजफ नाली की तरफ, फेलोपियन ट्यूब की तरफ। तो जो इसका कवर था, खोल था, उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम में अगर कोई फ्लूइड रुक जाए, स्टे कर जाए बैजा उनसा के इखराज करने के बाद, तो यही सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। ये सिस्ट की मेरा ख्याल अभी आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। अब अगर ये फ्लूइड ना रुके तो फिर कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। ये टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन समझ लेंगे तो काफी फायदे हो जाएंगे। तो ये कार्पस ल्यूटियम अगर इसमें फ्लूइड ना रुके तो ये दो काम करता है। नंबर 1, अगर रिलीज होने वाला एग बराबर हो जाए यानी फर्टिलाइज हो जाए, तो फिर कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है ना वो इखराज शुरू कर देता है, इसकी सिक्रीशन शुरू कर देता है। फिर ये ऐसे एक्ट करता है जैसे ये कोई ग्लैंड हो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो। और अगर हमल करार पा जाए यानी मूव करने वाला एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाए,
तो ये जो झिल्लीनुमा बुलबुला था, जो ये खौल था, ये कार्पस ल्यूटियम था, ये फिर ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के बाद ये एक झिल्लीनुमा, सूखी हुई झिल्लीनुमा की सूरत में जो पीरियड्स का खून का, गंदे खून का इखराज होता है, उसके साथ ये एक वेस्ट की सूरत में जो है वो इखराज पा जाता है। तो बाज़ ऐसा भी होता है कि जो नापुख्ता ओवरियन फॉलिकल्स हैं जो कि हैज के साथ खारिज होने थे लेकिन वो नहीं हो पाते, तो ये भी सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये भी एक पॉइंट की बात थी, ये भी ज़हन में रखिएगा। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये सिस्ट बनने की वजूहात क्या है, ये क्यों बनती हैं। तो सबसे बड़ी वजह इसकी जो है ना वो लाइफस्टाइल है। आज के लाइफस्टाइल ने शुगर पैदा कर दी, आज के लाइफस्टाइल ने हार्ट के मसाइल बढ़ा दिए, आज के लाइफस्टाइल ने हमें जो है ना वो कमजोर से कमजोर तर कर दिया, आज के लाइफस्टाइल ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिए, आज के लाइफस्टाइल ने मैदा और आंतों के अमराज इतने बढ़ा दिए कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जो कह सके कि मुझे कोई मसला नहीं है या मेरा मैदा और यानी आते जो है वो ठीक काम कर रही है। ये लाइफस्टाइल जो है ना, इसी ने ये पीसीएस का मसला भी बना दिया। लाइफस्टाइल है क्या? खाने पीने की बेतदाली है। हम कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, ये हम नहीं सोचते, हम धड़ाधड़ लगे रहते हैं और रात का खाना बहुत लेट खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं और सुबह उठते हैं 2 बजे 3 बजे। तो ये लाइफस्टाइल की खराबी है। इसी तरह से हम जो है वो सोते लेट है और उठते भी लेट है, ये भी लाइफस्टाइल की खराबी है। हार्ड वर्किंग हमारी कोई नहीं है, काम कोई नहीं करते, बॉडी को बर्निंग कोई नहीं देते, अपने सेल्स को बर्निंग कोई नहीं देते और जो कुछ हम खाते पीते हैं उसको भी हम कोई बर्निंग नहीं देते। ये सारे का सारा हमारा लाइफस्टाइल की खराबी है। इस लाइफस्टाइल को हमने चेंज करना है, ये सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ साथ IR यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी वजह है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के पसे पर्दा भी हमारा लाइफस्टाइल है। हमारी सुस्ती है, नाअहली है, बैठे रहना, सोए रहना, जिस्म को हरकत ना देना, बॉडी को मूवमेंट ना देना और हमारे टिश्यूज और सेल जो है वो बड़े बड़े बिल्कुल गुम हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। और जब ये कमजोर पड़ जाते हैं तो इंसुलिन एक हार्मोन है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी डिस्कस करूंगा। तो ये इंसुलिन हार्मोन जो है इसने लेके जाना होता है, जितना भी बॉडी का ग्लूकोज है उसको एक एक सेल तक लेके जाना होता है। तो वो सेल्स जो है हमारी बॉडी के वो चूंकि सुस्त हो चुके हुए हैं, कमजोर हो चुके होते हैं, तो वो इंसुलिन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट पैदा कर देते हैं और इंसुलिन उस ग्लूकोज को, उस शुगर को, उस एनर्जी को जो है वो खुलियात में दाखिल नहीं करवा पाती। तो इसको हम IR यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह से हमारे जो हार्मोन्स की बेतदाली है, लेडीज हार्मोन जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके पसे पर्दा भी आपका लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए तो हार्मोन्स की ऐसी की तैसी कि अनबैलेंस हो जाए, फिर ये अल्लाह पाक की रहमत से कभी भी अनबैलेंस नहीं होंगे, ये बैलेंस में रहेंगे। और हार्मोन्स की बेतदाली जो है ये भी सरे फरीस्त है इन वजूहात में से। और हार्मोन्स में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं उनमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, LH हार्मोन है, FSH हार्मोन है और कार्टिसोल हार्मोन है, ये सरे फरिस्त है। इसके अलावा कुछ जो है ना वो GH हार्मोन जो है वो भी इसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो अपना किरदार अदा करता है। जब ये भी अनबैलेंस हो जाता है तो भी मिसाइल खड़े होते हैं। और इन सब के पीछे जो इनकी डोरियां ला रहे होते हैं वो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और इनमें अगर कोई इशू आ जाए तो भी मिसाइल खड़े होते हैं। ये बॉडी पूरा अल्लाह पाक ने बड़ा कमाल का कम्बिनेशन बना रखा है। कहीं एक जगह पे प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम कई और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन प्रॉब्लम से बच सके, अल्लाह पाक से उसकी रहमत मांगे और खुद एफर्ट्स करें, कोशिश करें। इसके अलावा बड़ी वजूहात में आज की जो नई नस्ल की बच्चियां उनमें स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है। यानी ज़हनी तनाव ले लेना, डिप्रेस हो जाना, परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पे जलते रहना, कुड़ते रहना, अंदर ही अंदर रोग को पालते रहना, खुद में अजीबोगरीब बातें सोचते रहना, किसी ने गलती से झिड़क दिया या वैसे झिड़क दिया तो कई कई महीनों तक उसके रोने रोते रहना, दूसरों को अपनी शिकायत करना, नाशुक्रा होने की कोशिश करना, ये नहीं देखना कि अल्लाह पाक की अता करदा नेमतें कितनी है, उन नेमतों को काउंट नहीं करना। और खुदा का अगर कोई छोटी सी एक उलझन आ गई है तो उस उलझन को लेके रोते रहना, कुड़ते रहना, सुस्ती, ढीलापन, ये तो लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा फैटी लीवर है, फैटी लीवर के पसे पर्दा भी हमारी IR भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। उसके अलावा हम खाते बहुत ज्यादा है और जितना खाते हैं उतना बॉडी को बर्निंग नहीं देते, जिस्म को जलाते नहीं, जिस्म को जो है वो हरकत में नहीं करते, उसको वाइब्रेट नहीं करते, उसको मूव ऑन नहीं करते। तो इन सारी वजूहात की वजह से फिर क्या होता है, हमारे लीवर पर फैट बनना शुरू हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। हम जब ज्यादा खाते हैं तो शुगर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो भी हमारी बॉडी में सेव होना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजन की सूरत में ये सेव हो जाता है। फिर इसी तरह से ये फैट की सूरत में जिगर में सेव हो जाता है। जब ऐसा होता है तो अगर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो पता चलता है जी फैटी लीवर है। वो अलग बात है कि ये जो ग्लाइकोजन की सूरत में ग्लूकोज, एनर्जी, शुगर हमारे जिगर में स्टोर होती है, ये जरूरत पड़ने पर दोबारा से ग्लाइकोजन
एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, वो हार्मोन इसको दोबारा से जो है वो ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट करके जिस्म की जरूरत के मुताबिक इसको मूव ऑन कर देता है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा खाते रहेंगे, बर्निंग कोई नहीं देंगे, वर्किंग कोई नहीं करेंगे, बॉडी को मूव ऑन नहीं करेंगे, सेल्स को वाइब्रेशन नहीं देंगे, तो क्या होगा, ये स्टोर तो हमारा बढ़ता जाएगा, फैटी लीवर बढ़ता जाएगा। फिर एक वक्त आता है जब ये फैट हमारे पेट में रुकना शुरू हो जाता है, हमारे जो है हिप्स में रुकना शुरू हो जाता है। फिर ये फैट जहां इसको जगह मिलती है, जहां इसका ट्रेंड हो जाए, उसी तरफ उजलात में, मसल्स में रुकना शुरू हो जाता है। ये इसकी बेसिक वजूहत थी। हाँ, एक और वजह बता दूं, आज की बच्चियों में क्या है, खाना नहीं खाती तो खाती नहीं, कई कई घंटे नहीं खाती, भूखी रहती है, मुसलसल भूख में काम करती रहती है। ये भी एक बड़ी वजह है। और इसी तरह से एक ये भी बड़ी वजह है कि बहुत ज्यादा खाती है। जो खाती है वो टका के खाती है, और जो नहीं खाती वो नहीं खाती, भूखी रहती है, काम में लगी रहती है, और जब काम से फ्री होती है, खाया तो खा के या तो बैठ जाती है, ये सो जाती है। तो क्या होता है, ऐसा करने से फिर से बॉडी जो है वो सुस्त होना शुरू हो जाती है। जब सुस्त होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगी, जब स्ट्रेस बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, फिर फैटी लीवर होगा। जब फैटी लीवर होगा तो फिर एस्ट्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन, जो इस तरह के जितने भी लेडीज हार्मोन्स हैं, तो खास हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स का जो है वो तवाज़ुन जो है वो डिस्टर्ब होगा, अनबैलेंस होंगे। जब वो अनबैलेंस होंगे तो फिर सिस्ट बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा सिस्ट को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अभी हम इसके इलाज का डिस्कस करेंगे। अच्छा, इलाज डिस्कस करने से पहले ना हम इसकी अलामात को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें कैसे पता चले कि ये बच्ची जो है वो ये ओवरियन सिस्ट ही है इसको, या इसको पीसीओएस हो चुका है। एक थोड़ी सी और वजाहत भी कर दूं, हर ओवरियन सिस्ट जो है वो पीसीओएस नहीं होती, वो सिंड्रोम नहीं होती, वो मुजमिन मर्ज नहीं होता, वो हार्ड मर्ज होता है। और ओवरियन सिस्ट जब बनती है तो इसका इलाज बहुत जल्द हो जाता है, और बाज का तो ये बगैर इलाज के ठीक हो जाती है। वॉक करने से, डेली की बुनियाद पर एक्सरसाइज करने से, अपनी खाने पीने की रूटीन ठीक करने से, और इसका एक मैं कावा एंड पे आपको दूंगा, वो कावा चंद दिन या 1-2 माह लगातार पीने से ये जो सिस्ट है वो खत्म हो जाती है। फिर किसी और इलाज की, किसी और दवाई की अल्लाह पाक की रहमत से जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब ये सिस्ट बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये जो ओवरियन सिस्ट है ना, ये बहुत स्पीड से बढ़ती हैं, पानी वाली थैलियां बड़ी स्पीड से बढ़ती हैं। जो दूसरी गोश्त वाली रसोलीज है ना, फाइब्राइड वगैरह है, वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। लेकिन ये जो सिस्ट है, पानी वाली थैलियां है, ये बड़ी स्पीड से बढ़ जाती हैं। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये मुजमिन हालत में जाना शुरू हो जाती है, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेती है, अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है ओवरीज के साथ, फिर हम इसको पीसीओएस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको सिंपल ओवरियन सिस्ट और पीसीओएस में फर्क की कुछ समझ आ गई होगी। लिहाजा हर ओवरी जो है, हर जो सिस्ट है वो ओवरी सिस्ट वो पीसीओएस नहीं होती, वो सिंड्रोम नहीं। अब मैं अलामात की बात करूंगा, तो अलामात में ये होता है कि पेट और पेड़ों के मकाम पर जो है ना बोझ और दर्द होता है इन बच्चियों को जिनको पीसीओएस होता है। इनकी कमर में अमूमन धीमा धीमा दर्द रहता है, कंधे दर्द करते रहते हैं, तबीयत बोझल सी रहती है, कमजोर सी, टांगे दर्द करती हैं, और इनके पीरियड्स तो हमेशा ही गैर मुतवातर होते हैं। कभी 4 दिन आगे चलेंगे, कभी पीछे चलेंगे, किसी मंथ में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई और किसी मंथ में सिर्फ दाग सा लगा। और पहले 1 से 2 दिन इनके इतने अजीब गुजरते हैं कि इनको खाने पीने की होश तो बड़ी दूर की बात है, इनको अपने आप की होश नहीं होती। इनको बहुत ज्यादा दर्द होती है, और इस दर्द के साथ इनको क्या की कैफियत होती है, कुछ भी खा लें फौरन क्या आ जाती है, और खाने पीने को दिल नहीं करता। पेट में, पेड़ों में और नलों में अक्सर दर्द होती रहती है, और बाज का ये जो क्या है वो उल्टी की शक्ल भी इख्तियार कर जाती है, खाली अबाक टाइप नहीं आता। जिस्म में बहुत ज्यादा बोझलपन होता है, मोस्टली बच्चियों को कब्ज होती है, इस दौरान बेचैनी होती है, सुस्ती बहुत ज्यादा होती है। जिस्म पर जो बाल आ जाते हैं ना, मोटे मोटे काले स्याह बाल होते हैं, खुसूसन टांगों पर सबसे ज्यादा मोटे और काले होंगे, बाजू पर उससे बारीक होंगे। और जितना ये पीसीओएस पुराना होते जाएगा उसी हिसाब से फिर ये बाल पेट पर आना शुरू हो जाएंगे। अगर इसकी सही ट्रीटमेंट ना हो सकी तो फिर ये बाल चेस्ट पर, ब्रेस्ट पर आना शुरू हो जाएंगे। और मजे की बात यह है कि बॉडी पर तो मोटे और घने और मजबूत बाल आएंगे, लेकिन सर के बाल ऐसी बच्चियों के पतले होना शुरू हो जाते हैं और कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इस अजीब बात के पसे पर्दा फिर से हार्मोनल अनबैलेंस है। वो होता क्या है, छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि लेडीज के जो खास हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ये ज्यादा क्वांटिटी में लेडीज में होते हैं और मर्दों में ये इंतहाई कम क्वांटिटी में होते हैं। इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल का मेन हार्मोन है, ये मर्दों में बहुत ज्यादा होता है और औरतों में बिल्कुल कम मिकदार में होता है। और अब जब जो बच्ची पीसीओएस में मुब्तला होगी उसका इसके अगेंस्ट हो जाएगा, यानी उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से ये मसाइल आएंगे। और बाज़ बच्चियों के तो मैंने यहाँ तक देखा है जो बिल्कुल टीन एज को टच करते ही पीसीओएस में मुब्तला हो जाती हैं, तो उनकी ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पाती, बन नहीं पाती,
उनकी आवाज तो मर्दों की तरह मोटी, बारी, बद्दी होगी, रोबदार होगी, जिस्म पर बाल भी होंगे, बाज के बाल नहीं होते, लेकिन उनकी ब्रेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाती, बिल्कुल बराए नाम होती है। और जिन बच्चियों को थोड़ा हटके टीन एज के स्टार्ट के चंद साल बाद पीसीओएस होता है, उनकी ब्रेस्ट तो डेवलप कर गई होती है, लेकिन पीसीओएस की वजह से जो बाकी अलामत मैंने बताई है ये जरूर उनमें होती है। और इसी तरह से अगर अब भी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हुई या ट्रीटमेंट ना करवाई तो फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब गर्दन की पिछली तरफ एक स्याह सा दाग बनना शुरू हो जाता है। ये स्याही माइल ऐसे समझ लें जैसे एक मैल सी जमी होती है। ऐसी कंडीशन गर्दन की बैक साइड पर आ जाती है। चेहरे पर दाने बन जाते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े मोटे मोटे ग्रूम से बन जाते हैं और ये सिस्टिक एक्नी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। सिस्टिक एक्नी जो है ये स्किन की बाहर वाली तह में एपिडर्मिस में कम होता है, लेकिन जो दरमियानी तह डर्मिस है उसमें इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। ऊपर से देखने में नोकदार होता है लेकिन जिल्द के अंदर बहुत मोटा होता है। चेहरे की स्किन बहुत ज्यादा दर्द करती है, मोटापा हो जाता है, जिस्म दिन ब दिन फूलना शुरू हो जाता है और ये ऐसा मोटापा होता है कि जो ठीक होने का नाम नहीं लेता और इसके इलाज जब तक ना करवाएं तो ये ठीक कम ही हुआ करता है। स्किन पर ऑयलीपन आ जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, ओवरीज का साइज जो है वो बढ़ जाता है। और एक और इसकी अलामत है कि यूट्रस जो है वो अक्सर इस केसेस में, पीसीएस के केसेस में एंटीवर्टेड हो जाती है। अगर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड विद पेल्विक करवाएं तो यूट्रस एंटीवर्टेड जब रिपोर्ट मिलेगी तो उसमें A/V लिखा आ जाएगा। यूट्रस A/V यानी यूट्रस एंटीवर्टेड है। याद रखें कि एंडोमेटेरियम यानी रहम की अंदरूनी झिल्ली सिस्ट की सूरत में अपने साइज में और वजन में बढ़ जाया करती है और ये फिर हमल होने के चांसेस में कमी का बायस भी बनती है। यही वजह है कि आज की बच्चियां जो है वो पीसीएस की पेशेंट्स होती हैं और ना तो वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती हैं, ना हमारे मुल्क में ऐसा कुछ सिस्टम है कि अवाम को अवेयरनेस हो, अवाम तो मालूमात हो तो पता चल जाए, माओ को, वालिदैन को, पेरेंट्स को, बड़े बहन भाइयों को पता चल जाए तो वो इस पर एक्शन ले सकें। तो इसी हालत में उसकी शादी कर देते हैं कि तू मोटी हो रही है, चलो तेरी शादी करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। तो अब होता क्या है, इन सिस्ट की वजह से जो एंडोमेटेरियम है उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है और सिस्ट की वजह से फिर अमूमन हमल करार नहीं पाता, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं और बात तलाक तक चली जाती है या कई कई साल उस बच्ची को फिर ताने सुनने पड़ते हैं। अगले खानदान के जिस घर में वो ब्याह कर जाती है उस घर के ताने सुनने पड़ते हैं और बड़ी ही उलझने जो है उसको देखनी पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। होता कुछ यूं है, थोड़ी सी इसकी डिटेल समझ लें कि मुसलसल गर्म खुशक ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से, जैसे आज की फास्ट फूड है, नई नस्ल तो फास्ट फूड छोड़ती नहीं है। रात को मैं देखता हूँ फास्ट फूड के अड्डों पे ऐसे रश होता है जैसे वो मुफ्त में बर्गर, शवारमे और पिज्जा वगैरह इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री में दे रहे हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसा फैशन है कि जून जुलाई में तो गर्मी की शिद्दत से लोग पी लेते हैं कि ये ठंडी बोतल है भाई। और मैंने सर्दियों में देखा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब लोग कपकपी में मुब्तला होते हैं तब भी पीने वाले कोक, स्प्राइट नहीं छोड़ते। मैंने ये भी देखा है कि नान, चने या नान और पाए गर्मा गर्म रखे होते हैं, साथ जो है वो फुल चिल ठंडी कोक रखी होती है। तो जब ऐसी ग़िज़ाएं हम खाएंगे तो तबाही तो फिर हम अपने हाथों से खुद ही अपनी कर रहे हैं। खैर, तो मुसलसल गर्म खुशक ग़िज़ाएं और दवाएं खाने से या इस तरह के माहौल में रहने से या किसी भी वजह से जब जिगर ज्यादा मुतहर्रिक हो जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो ज्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं, तो जिस्म के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जो एपिथेलियल लेयर्स हैं वो मुतासर होती हैं, यानी कशरी झिल्लियां आप इनको कह लें, ये मुतासर होती हैं और येलो बाल जो है वो खून में ज्यादा मिकदार में जमा होना शुरू हो जाता है। और खुसूसन जवान बच्चियों में फिर यूं होता है कि यूट्रस और अज़ाए मखसूसा ज़नाना जो है वो मुतासर होते हैं। ओवरीज में जो है वो इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, यानी सोजिश शुरू हो जाती है। और ये सोजिश जो है, सोजिश को हम कशरी सोजिश का नाम देते हैं, जो कि येलो बाइल के बढ़ने से होती है। इस सोजिश की वजह से ओवरीज का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसकी अंदरूनी दीवारें जो है उनमें सोजन आ जाती है और जो अनमेच्योर फोलिकल्स हैं, यानी नापुख्ता जो फोलिकल्स हैं, वो कुछ यहाँ पर चिपकना शुरू हो जाते हैं इन दीवारों के साथ। और फिर जब माहाना साइकिल की वेस्ट जिस्म से इखराज पानी होती है हैज की सूरत में, तो इसके साथ सब फोलिकल जो वेस्ट टाइप होते हैं इनको खारिज हो जाना चाहिए। जो अनमेच्योर है वो खारिज हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो इन दीवारों से चिपक जाते हैं इन सूजी हुई इन्फ्लेमेशन वाली ओवरीज की दीवारों के साथ, वो फिर इखराज नहीं कर पाते, फिर ये सिस्ट की सूरत इख्तियार कर लेते
हैं ओवरियन सिस्ट बन जाती है। ये अब इनमें पानी नुमा फ्लूइड जमा हो जाता है ना, इस वजह से ये जो है वो सिस्ट बन जाती हैं और हालात दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जाते हैं। अगर इनकी वजह से मोटापा हो जाए तो ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये मोटापा फिर जल्दी ठीक नहीं होता, एक्नी हो जाए तो ये एक्नी जल्दी ठीक नहीं होते। मैंने अलामत बयान की है ना, याद रखिएगा कि ये सारी अलामत जो है वो एक दिन में नहीं हो जाती है, सारी इकट्ठी नहीं हो जाती। ये सब मरीजों में ये सारी की सारी नहीं होती। किसी मरीज में एक होगी, किसी में 2 होंगी, किसी में 5-7 होंगी और किसी में कम भी होंगी, किसी में ज्यादा भी होंगी, लेकिन होंगी जरूर, ये गारंटी है। और ये भी याद रखिएगा कि ये सारा कुछ एक दिन में नहीं हो जाता, ये 1 मिनट में नहीं हो जाता। इसके लिए काफी ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होता है, काफी ज्यादा महीने साल हम जाया करते रहते हैं, ट्रीटमेंट कराते नहीं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो फिर ये बढ़ते बढ़ते अलामत बढ़ती जाती है। जो जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, पेचीदगियां बढ़ेंगी, तब तब इसकी जो है वो अलामत जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस मुसलसल बढ़ती रही तो फिर ऐसी बच्चियों में शुगर होने का रुझान जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए कि ये सारा कुछ काबिल इलाज है और ये सारा कुछ एक दिन में नहीं होता। आप नाअहली का सबूत ना दें और सब्र का जो दामन है ट्रीटमेंट के मामले में तोड़ दें और आगे बढ़े, अपना इलाज किसी माहिर तबीब से कराएं जो कि आपकी सही तशखीस कर सके और आपको सही नेचुरल ट्रीटमेंट जो है वो दे सके, जो आपको ये बता सके कि अगर ये शुरू की ओवरियन सिस्ट है तो इसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट के, बगैर किसी इलाज के। जस्ट हम जो है वो चंद एहतियाती तदाबीर करें, कुछ कावाजात और नेचुरल प्रोडक्ट यूज करें तो ये रिवर्स हो सकती है। और इन केस अगर पीसीएस भी हो गया, ये सिंड्रोम भी बन गया, तो भी ये रिवर्स हो सकता है, यकीनन हो सकता है और होगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, सिर्फ पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए होता है। जैसे तबीब उसको गाइड करे उसी तरह से अपने लाइफस्टाइल को अपना ले तो फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्या, शुगर क्या, दिल के अमराज क्या, कोई भी ऐसा मर्ज नहीं है जो रिवर्स ना हो सके और अल्लाह पाक की रहमत से ठीक ना हो सके। इलाज की डिटेल बताने से पहले ना आपको ये बता दूं, जब मोटापा होता है ना पीसीएस की मरीजा जो बच्चियां हैं उनमें, ये जरूरी नहीं कि कुंवारी बच्चियों में हो, शादीशुदा बच्चियों में भी देखा गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें ये बता दूं कि ये मोटापा बाज जो बच्चियां हैं उनमें पहले पेट से शुरू होगा, फिर थाई पर आएगा, फिर एक पर जो चला जाएगा और फिर पूरी बॉडी मोटा होना शुरू हो जाएगी। और कुछ बच्चियों में इसकी शुरुआत हिप से ही होती है और फिर ये उसके बाद पेट की तरफ और थाई की तरफ आता है। तो दोनों कैटेगरीज का इलाज अलग अलग है, ये मैं आपको बता दूं, आपके नॉलेज में होना चाहिए। जिससे भी ट्रीटमेंट करवाएं उससे थोड़ा डिस्कस करेंगे भाई ये कौन सी कैटेगरी है, मेरे मामला क्या है। तो अभी हम जो है वो इलाज की बात कर लेते हैं। इलाज में सबसे पहले जी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल क्या है इसकी मैं तफसील पहले काफी हद तक बयान कर चुका हूँ और मोस्टली ये पता है सबको कि लाइफस्टाइल क्या है। रोजाना वॉक करें, वर्जिश को रोजाना की बुनियाद पर अपना मामूल बना लें, इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी और जिस्म जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जिस्म के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जब एक्टिवेट होंगे, मुतहर्रिक होंगे तो बॉडी में से बहुत सी उलझनें खुद खत्म हो जाएंगी। और ये पीसीएस की कुछ खास वर्जिशें हैं, अगर कोई सीखना चाहे, लर्न करना चाहे तो मुझे बताएं, मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। या उस पर कोई वीडियो बना दूंगा, वीडियो से देखने या पर्सनली को सीखना चाहे तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के वालिदैन कांटेक्ट करके, बच्चों का बाप भाई आके लर्न कर सकता है, मुझसे सीख सकता है और उसके बाद जाके अपनी फैमिली में बच्चियों को सिखा सकता है, जैसे जिसको ईजी लगे। उसके अलावा सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सो जाए, सुबह को नाश्ता जो है वो वक्त पर करें और रोजाना कुछ वक्त के लिए मुस्कुराए ठीक है, इस तरह का मुस्कुराना है, वो लंबे कह नहीं लगा रहे हाँ वाला काम नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो लाइट मुस्कुराना है ये अल्लाह पाक को भी पसंद है और जो कह गए हैं ना वो शैतान को पसंद है। लिहाजा कोशिश किया करें कह के नहीं लगा रहे, मुस्कुराना जरूर है, हर वक्त मुस्कुराते रहे, दूसरों के साथ खुश रहें और खुशियां बांटे, आपको खुशियां रिवर्स भी मिलेगी। अपनी स्ट्रेस खुदारा खत्म कर दे, वजह जो भी है स्ट्रेस में रहना छोड़ दें। जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, जिनको आप कहते हैं कि वो बदल जाए, उन्होंने पता नहीं बदलना है कि नहीं बदलना, लेकिन आजकल के जो हालात है जिसने चेंज होना होता है 2-4 बार समझाने से वो चेंज हो जाता है और जिसने नहीं चेंज होना होता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो कई साल की मेहनतों के बाद, कई साल के लेक्चर्स के बाद, कई साल की प्रैक्टिकल लाइफ उनको शो करने के बावजूद भी वो बच्चे या वो बच्चियां जो है वो तब्दील नहीं होते। लिहाजा आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? आप स्ट्रेस लेना खुदारा छोड़ दीजिए, खुदारा छोड़ दीजिए। जब आप स्ट्रेस लेना छोड़ेंगी तो आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। जब ये बैलेंस होंगे, अनबैलेंस खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सेहत होगा
शुरू हो जाएगी। खुशगवार माहौल में रहिए, खुशगवार माहौल में जिंदगी गुजारिए, जियो और जीने दो की पॉलिसी जो है वो अपना लीजिए। खुद भी जीना सीख ले और दूसरों को जीने दे, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। जहाँ गलती लगे, जहाँ कुछ लगे कि गलत हो रहा है, थोड़ा सा समझा दें, गाइड कर दें और बस बात खत्म। फिर उसके बाद उनको उनके हाल पे छोड़ दे। ठीक है, घर का जो अपना माहौल है उसको खुशगवार बनाए, घर के कामों में ज्यादा वक्त गुजारे, ऐसे काम अपनी लाइफ में शामिल कर लें जिनमें आपकी रोजमर्रा जिंदगी में हार्ड वर्किंग आ जाए। आपका रोजाना की बुनियाद पर जिस्म से पसीना निकलना चाहिए। आप अपनी जिंदगी को मुतहरक कर लीजिए, कब्ज ना होने दीजिए। पीरियड शुरू होने से 1-2 दिन पहले जो है वो पीड़ों के मकाम पर गर्म कपड़े को या गर्म पानी की मदद से टपोर कीजिए। अगर ऐसा ना कर सके तो कैस्टर ऑयल और रोगने जैतून दोनों बराबर वजन में मिलाकर इनको गर्म कीजिए, और गर्म करने के बाद जब इतना गर्म रह जाए कि जिसम इसको बर्दाश्त कर सके तो एक पट्टी पर लगाकर पीड़ों के मकाम पर वो पट्टी लपेट दीजिए, उसके 4-5 बल दे दीजिए। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इलाज आपने जो है वो किसी माहिर तबीब से ही करवाना है। हर बंदा पीसीओएस का इलाज नहीं कर सकता। जो इसको समझता हो, इसकी बारीकियों को, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझता हो, आप उससे इलाज करवाइए ताकि आपका इलाज दुरुस्त हो सके। अब कैसे, छोटी सी मिसाल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब जिन बच्चियों में पीसीएस के साथ फैटी लीवर भी हो, उनका खून गाढ़ा होने की तरफ रुझान हो और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका हो, अब उनको हम कशरी असाबी ग़िज़ाएं देंगे जो कि गर्म तर ग़िज़ाएं हैं और इसी तरह की इसी कैटेगरी की दवाओं से हमें काम लेना होगा। उनको हम अदरक और सौंफ का कावा देंगे, अदरक या पुदीने का कावा देंगे, दालचीनी का कावा देंगे, दालचीनी के साथ गुलाब की पत्तियों का कावा मिला के देंगे, हम इलायची सब्ज और उसके साथ जीरे सफेद का कावा देंगे, हम अलसी के बीज और सफेद तेल इनका खस्यांदा बना के उनको पीने की हिदायत करेंगे। खस्यांदा कैसे बनता है? अलसी के बीज और सफेद तिल जो है ये लेकर पानी में साफ बर्तन में गिलास वगैरह में डाल के रात को भिगो के रख दीजिए और डाल के रख दीजिए। सुबह इसको शेक करके जो है वो 2 सूरतें हैं। खस्यांदा तो ये होता है कि उसको मल के पुन के पी लीजिए उसका पानी, लेकिन खस्यांदे से भी बेहतर रिजल्ट इस तरह से मिल जाता है कि सुबह उसको आप ब्लेंडर जग में शेक कर लें, शेक करके इसको पी लीजिए, तो ये भी बेहतरीन ट्रीटमेंट है। नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लीजिए, खाली अदरक का कावा पी लीजिए। तो ये सारी तब ट्रीटमेंट होगी जब रुझान फैटी लीवर की तरफ भी होगा और खून गाढ़ा होने की तरफ रुझान होगा, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें ट्रीटमेंट जो है वो इससे हट के लेनी पड़ेगी। और इन सब ट्रीटमेंट्स के साथ मैं आपको मजीद ये भी बता दूं कि अगर ये फैटी लीवर की तरफ रुझान ना हो, ट्राइग्लिसराइड ना हो, फिर आप भुने हुए चने इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ किशमिश कीजिए और बादाम की गरियां भिगो के छील के वो चबा के खाइए। मल्टीग्रेन आटा जो है उसकी रोटी बनाकर खाइए, कद्दू इस्तेमाल कीजिए, टिंडे इस्तेमाल कीजिए, गाजर और गाजर से बनी हुई तमाम प्रोडक्ट यूज कीजिए जिसमें कि डालडा घी ना इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि गाजर का हलवा जो डालडा घी में बनता है वो ठीक नहीं है। गाजर का हलवा दूध में और खोए में बना के इस्तेमाल कीजिए। सूजी का हलवा देसी घी डालकर वो बनाकर इस्तेमाल कीजिए। घिया थोड़ी इस्तेमाल कीजिए। शलजम सफेद, गर्मा, सरदा, अनार मीठे और अनार सफेद जो है वो, और अनार सुरख, अंजीर, दूध और सवैयां नीम गर्म जिनमें दूध ज्यादा और सवैयां कम हो, ये पतली सी बनाकर पीजिए। मीठा दलिया दूध में बनाकर इस्तेमाल कीजिए। दूध जलेबियां फीकी होनी चाहिए और दूध जो है बेशक हल्का सा मीठा कर ले, उसमें आप जलेबियां नीम गर्म में डालकर खाइए भी और पीजिए भी। गन्ने का रस और गन्ने की गंडेरियां, लेकिन ये देखें कि जो फ्रेश हो। और किस मौसम में गन्ना तैयार होता है? ये अक्टूबर में समझ लें गन्ना जो है वो फाइनलाइज होता है, पकता है। अब गन्ने का रस और गन्ने की गंडेरियां इस्तेमाल करने का मौसम भी बताता चलूं, नहीं तो हम पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं और पी कर वो मजीद बीमार हो रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मिड, ये माह जो है ये गन्ने का रस, गन्ने की गंडेरियां इस्तेमाल करने के हैं। जहां से आपको लगे कि हमें अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है वहां से ले। इसके अलावा बाकी हम जो जून, जुलाई, अगस्त में गन्ने का रस पीते हैं, सितंबर में पीते हैं, यकीन करें ये हम बीमार होने के लिए पीते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ना को हमें बताने वाला है। बताने वाले तो कहते हैं कि हम बताएं ना और ये लोग बीमार होते रहे, लेकिन मेरा जो मिशन है वो कुछ हटके है, अलग है। इसलिए आपके कोऑपरेट चाहिए, आपके कोऑपरेशन से ही हम बीमारियों पर काबू पा सकेंगे और सेहतमंद जिंदगी अल्लाह पाक की रहमत से गुजार सकेंगे जी। तो इसके अलावा दाल माश काली, फ्रूटर, केला, केले का मिल्क शेक, मौसमी, गुलाब के फूल, गुलाब की पत्तियां, गुलाब के फूलों की गुलकंद जो खुद बनाई हुई, बाजारी के हक में मैं नहीं हूँ, क्योंकि बाजारी जैसे बनती है ना, अगर आप कभी बनती देख लें तो आप शायद सारी जिंदगी गुलकंद ना खाएं। और इसके अलावा जीरा सफेद का कावा, जीरा सफेद और गुलाब के फूल दोनों को मिला के गुलाब की पत्तियां, इनका कावा, कद्दू के मगज और मगज तरबूज, बादाम के गरी जो है उसकी फीकी सरदाई, ये इसमें काफी ट्रीटमेंट्स हैं। अब मजीद कुछ और आपको बताता हूँ। रेमद खताई और मलट्ठी का कावा, मलट्ठी, सौंफ, गुल बनफशा का कावा,
मलट्ठी, काउजबान, अनाब और गुल बनफशा का कावा। और इसके अलावा एक कावा आपको बताने लगा हूँ जो पीसीओएस के हर तरह की कैटेगरी, हर तरह की ओवरियन सिस्ट के लिए कामयाब तरीन इलाज है। इलाज कोई भी करवा ले, साथ ये कावा आप लाजमी पिए, लाजमी पिए, लाजमी पिए। तो ये कावा इंशाअल्लाह अजीज आपके पीसीएस को रिवर्स कर देगा। साथ लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, वॉक और एक्सरसाइज को रोजाना की बुनियाद पर मामूल बना लीजिए, तो आपको इसके रिजल्ट्स विद इन डेज मिलेंगे, विद इन मंथ्स नहीं, विद इन डेज मिलेंगे। तो ये कावा आपने छोड़ना नहीं है। इस कावे के और भी बहुत से फायदे हैं। आपका मैदा बेहतर हो जाएगा, आपकी आंतों का जो निजाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका बेहतरीन काम करना लगेगा। हत्ता के इस कावे के रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के पेशेंट्स पर भी बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। तो इसकी ये रसोलियां जो बन जाती हैं फाइब्राइड्स, उन पर भी ये एक मुआवन की हैसियत, कोऑपरेटिव की हैसियत रखता है। इलाज कोई भी हो, ये कोऑपरेटिव मेडिसिन है। तो ये कावे के लिए ये रेसिपी आप नोट फरमा लीजिए। चारों मगज यानी मगज तरबूज, मगज खरबूजा, मगज खीरा, मगज कद्दू, ये चारों मगज के नाम है जी। ये चारों आम वजन लेकर मिक्स कर लें। इन चारों मगजियात का टोटल वजन आपने 11 ग्राम लेना है और इनको मक्सर कर लें, यानी थोड़ा सा दादर पादर कर। मगज बादाम लेकर उनको भी मक्सर कर लें, दादर पादर कर लें, ये भी 11 ग्राम चाहिए। और खसकास ये 5 ग्राम चाहिए, इसको लेकर साफ कर लीजिए। इसमें थोड़ी सी वो रेतनुमा किरक सी होती है, उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इसको हाथों पे ऐसे यूं तलियों पे स्क्रैप करके ना, तो ऊंट से मार के झाड़ेंगे तो वो उड़ जाती है, जो इसकी डस्ट वगैरह होती है। सौंफ 5 ग्राम ले लीजिए। इलायची खुर्द जो है वो ये 7 अदद ले लीजिए। जीरा सफेद 5 ग्राम, धनिया साबत जो है वो 5 ग्राम, मुवीज 5 ग्राम, काली मिर्च मक्सर यानी इसको भी दादर कर लीजिए 5 दाना, कलवंजी 1 से 2 ग्राम, और शक्कर, गुड़ या शहद ये हस्बे जायका, ये एंड पे मिलाना है। मेथी दाना 3 ग्राम। अब ये सारे अज़ा आपने 500 ग्राम यानी तकरीबन आधा किलो के लगभग पानी ले लीजिए। इसमें ये सारे अज़ा के डालकर इसको बॉयल कीजिए। सिर्फ जो गुड़ शक्कर वगैरह है वो साथ नहीं मिलानी है आपने। मीठे के अलावा इन तमाम अज़ा को आप पानी में डाल के बॉयल कीजिए, अच्छी तरह से इसका असर निकाल लीजिए। और जब आप देखें कि ये तैयार हो गया है तो इसको भून लीजिए। भुनने के बाद जो वेस्ट है वो ज़ाया कर दीजिए। और अब इसमें आप जो है ना वो शक्कर, गुड़ या शहद इसमें से कुछ भी मिला लीजिए जायके के लिए। आपका कावा तैयार। ये कावा आपने 24 घंटे में खत्म करना है। जब भी पीना है इसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लीजिए और जितना आपको तलब हो ये पी लीजिए। जब भी आपको प्यास लगे यही पीजिए। ये जो मिकदार मैंने आपको बताई है ये 1 दिन का आपका कावा है। 24 घंटे में इसको आपने पीना ही पीना है। जब भी पीना है इसको नीम गर्म करके पीना है। आप इसको मौसम के हिसाब से, बहुत ज्यादा गर्मी हो तो फ्रिज में भी रख के सेव कर सकती हैं, और जब जो भी मौसम जा रहा है इस मौसम में तो जरूरत नहीं है, बाहर ढक के इसको रख दीजिए। जितना पीना है उतने को दोबारा हल्का सा गर्म कीजिए और पी लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कावे के अज़ा तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फायदे भी याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे ये कावा जो है आपके मैदे और जिगर की इस्लाह करेगा, आपके दिल और दिमाग को ताकत देगा। और आजकल की नौजवान नस्ल की बच्चों और बच्चियों की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें ये एक आप एड के तौर पे, एक बूस्टिंग पावर के लिए आप साथ दे दीजिए। आप देखेंगे कि जो भी दवा आप दे रहे हैं उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और ये गर्मी की वजह से जो नज़ला जुकाम अक्सर हो जाता है, थकावट हो जाती है, खांसी हो जाती है, गर्मियों की खांसी, केरा और ये कशरी तहरीक, इसकी मैंने बात की। जब येलो बाल ज्यादा बनना शुरू हो जाए बॉडी में और उसकी वजह से जिन बच्चियों में, जिन औरतों में लकोरिया हो, उस लकोरिया पर, और जिन बच्चों को, मर्दों को जरियान एतलाम सूरत की शिकायत हो उनके लिए, गर्मी की ज्यादती से जिनको सर दर्द हो, और जो रियल ब्लड प्रेशर हो बढ़ा हुआ, और पीसीएस के जो मसाइल हैं उसके लिए, गुर्दों में जब यूरिया की मिकदार बढ़ जाए, इन तमाम के लिए ये बेहतरीन रिजल्ट देने वाला कावा है। आप इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट्स लीजिए, और रिजल्ट्स जब मिल जाए आपको तो फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे वालिदैन के लिए और पूरी मुसलमान उम्मत के लिए, जो आका अलैहिस्सलाम की उम्मत मुसलमान है, उसके लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। आपका मशकूर रहूंगा। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। एक और छोटा सा कावा जाते जाते आपको बता देता हूँ। ये वाला कावा जो है ये आपने सुबह खाली मैदा लेना है रोजाना। ये भी पीसीओएस की जो मरीज बच्ची हैं उनके लिए। इसके और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन फिलहाल ये बच्चियां तो इस्तेमाल करें ना। ये है जी आपका जीरा, सौंफ, इलायची और दालचीनी। 5 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए, 5 ग्राम जो है वो जीरा ले लीजिए,
और इलायची 5 अदद ले लीजिए और दालचीनी सिर्फ 2 ग्राम आपने लेनी है। इसको बॉयल करके एक 200 ग्राम का मग कावे का तैयार कीजिए। इसमें गुड़, शक्कर और शहद इसमें जायका मिला सकते हैं। ये आप खाली मैदा रोजाना इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप ये थोड़ा कम भी बनाना चाहें तो इस मिकदार को आधा करके छोटा कप बना लीजिए, लेकिन पीजिए रोजाना की बुनियाद पर। और रोजाना सुबह शाम 2 दफा वॉक कीजिए और वर्जिश कीजिए। अल्लाह पाक की रहमत से ये बड़े वसूख और यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका जो पीसीओएस का मसला है वो तो रिवर्स होगा। आप में इतनी एनर्जी लेवल आपका इतना बढ़ जाएगा, आप कहेंगी मैं जितना काम करके थकती थी उससे डबल काम करके भी अब नहीं थकती। तो ये इस नौजवान नस्ल जो है इसको मजबूत और पावरफुल बनाने के लिए, इनको एनर्जी देने के लिए और इनकी रहनुमाई के लिए ये सदका जारिया के तौर पे वीडियो है। वीडियो वो के लंबी है, थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई है। अभी तक की जितनी मेरी वीडियोस हैं उनमें सबसे ये लंबी ज्यादा टाइम वाली वीडियो है। तो ये माइंड नहीं कीजिएगा इस बात को, इसको पूरी इस जो है ना वो सुन लीजिएगा और ये सारी बातें नोट फरमा लीजिएगा। ये सालों साल आपके काम आने वाली चीजें हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। आपके लिए दुआ को भी हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, इज्जत, ईमान जो है उसमें सलामती दे और उसमें बरकत दे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।